मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की आप पहले एक किस्त सुन चुके हैं, अब दूसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। खेतों के बीचों बीच चलते चलते मिलाकर हम उस सड़क के आखिरी कोने तक जा पहुंचे जहां से हमें गंगानगर शहर में दाखिल होना था। शहर में दाखिले के लिए भी एक बड़ी नहर बनी हुई है और दाखिले के लिए जहां भी नहर पुल बना हुआ था वहां पर एक मिलिट्री पोस्ट भी मौजूद थी। ये सर्द जंग का दौर था। मशरकी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलतकारों की सरगर्मियां अपने अरूज पर थीं। आए रोज कोई न कोई खबर सुनने को मिल जाती थी और अब भारतीय जंगी जुनून मगरबी सरहदों का रुख कर रहा था। रास्ते में जहां जहां से हम गुजरे हर तरफ आर्मी कन्वाय आते जाते दिखाई दिए। ये अलग बात है कि हम उनसे दामन बचाकर अपना सफर करते रहे, लेकिन अपने काम की कोई बात मैंने नजरअंदाज नहीं की थी। मेरी बेचैन नजरों से कुछ न बच सका। उस जगह का नाम 3 पुली था जहां से हम शहर में दाखिल हो रहे थे। यहाँ से 3 रास्ते उस मकाम पर आकर मिलते हैं जो मुख्तलिफ देहातों से इस तरफ आते हैं। 3 पुली से थोड़ा पीछे ही हमें एक साइकिल रिक्शा नजर आ गया। वो शख्स किसी का दूध लेकर शहर की तरफ जा रहा था। दुल्ले ने मौका गनीमत जाना और उसे ठहरने का इशारा कर दिया। हमारा हुलिया चूंकि बिल्कुल देहातियों जैसा था, इसलिए हमारी हालत पर कोई शक न कर सकता था। लेकिन अब एक और मुश्किल आड़े आ रही थी। यहाँ की मखसूस जुबान पर मुझे अबूर हासिल नहीं था। दुल्ले की अलबत्ता और बात थी, तुम फिलहाल अपने आप को गूंगा ही समझो। उसने रक्षा साइकिल की तरफ बढ़ते हुए सरगोशी की। मैंने जवाब में गर्दन हिला दी। अब हम दोनों रिक्शा साइकिल में बैठ चुके थे। भारतीय देहातियों में बहुत से दीगर गैर कानूनी और गैर इखलाकी कामों के अलावा एक काम कुछ ज्यादा ही होता है और वो है शराब बनाना। हर देहात में गैर कानूनी तौर पर शराब निकाली जाती है जो शहरों में सस्ते दामों फरोख्त होती है, क्योंकि हुकूमत के मंजूर शुदा ठेकों से उनके रेट खासे कम होते हैं। इसलिए छोटा तबका अमूमन इस कार्य खैर को तरजीह देता है। भारत का हर दूसरा शहरी शराब का रसिया है। नशाबाजी का रुझान इतना आम है कि सड़क के किनारे जैसे हमारे यहाँ चाय के स्टॉल बने होते हैं, इसी तरह वहाँ शराब के ठेके बने होते हैं जहाँ सरकारी तौर पर जारी शुदा शराब फरोख्त होती है और एक मखसूस हाथे के अंदर बैठकर शराब नोशी करने की कोई ममानत नहीं है। पंजाबी देहाती मुआशरे में ऐसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की मदद करना बाइसे फख्र समझा जाता है। दुल्ले ने शायद उसी पसे मंजर में प्लान बनाया था। 2-3 मिनट तक गुफ्तगू करने के बाद ही वो रिक्शा वाले को अपने ढब पर ले आया था। एक करीबी गांव से उसने अपना रिश्ता जोड़ते हुए वहां के 5-6 मोतबर किस्म के बदमाशों का हवाला देकर उस पर अच्छा खासा रोब डाल दिया था। महाराज जी, हम तो दास हैं आपके, जितना माल भी हो शहर पहुंच जाएगा। अमूमन साइकिल रिक्शा को ही इस गैर कानूनी शराब की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। दुल्ले ने उसे यही लालच दिया था कि वो उसके जरिए काम करवाएगा। 3 पुली पर हम भी पहले से लगी कतार में खड़े हो गए। साइकिल रिक्शा ने हमें दूध का मालिक बताया था और वहाँ मौजूद गोरखा फौजियों ने सिवाय दुल्ले के नाम और गांव के नाम के और कुछ नहीं पूछा था। ये मरहला भी बखैर आफियत तय होने में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब हम लोग गंगानगर शहर में दाखिल हो रहे थे। भारतीय शहरी जिंदगी का पहला नमूना ही इतना कराहत अंगेज था कि मैंने पाकिस्तान बनने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। भारतीय मखलूत मुआशरा बड़ी तेजी के साथ पिस्ती की मंजिलें तय कर रहा था। आम देहात जो कभी इज्जत और गैरत का सिंबल होते थे, वहाँ बेहयाई पूरी तरह रवाज पा चुकी है। औरत और मर्द के गैर इखलाकी ताल्लुकात और उसके बदतरीन नताइज अपने अरूज पर हैं। शहरों में भी जगह जगह ऐसे ही मनाजर देखने को मिलते थे। यूं लगता था जैसे मुसलमानों के जाते ही हिंदू सिख मुआशरा अपनी असलियत पर आ गया है। जब एक सरहदी और मामूली शहर का ये हाल है तो आगे बड़े शहरों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा मुझे बखूबी हो चुका था। रिक्शा वाले ने हमें शहर के ऐन दरमियान लारी अड्डा के नजदीक उतार दिया था। हमारे लाख जिद करने के बावजूद उसने हमसे किराया नहीं लिया था। वो तो हमें चाय पिलाने पर भी तुला हुआ था, लेकिन ये ज्यादती थी। मैंने और दुल्ले ने उसे जबरदस्ती अपने साथ नाश्ता करवाया और अगली सुबह मुलाकात का वादा करके उससे अलग हो गए। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों ने गंगानगर के लारी अड्डे का रुख किया। इसी असना में मैंने गूंगा बने रहने में ही खैरियत जानी थी। उन लोगों की गुफ्तगू करने का मखसूस लहजा ज़हन नशीन कर रहा था। जब तक मुझे इस बात का यकीन न हो गया कि मैं यहाँ अजनबी और अलग अलग नजर नहीं आऊंगा, मैंने जुबान बंद रखी। मुझे लुधियाने जाना था। किस्तों में सफर करना ही महफूज तरीन था। हम एक बस में बैठे और अबूहर की तरफ चल दिए। गंगानगर से लुधियाना तक का सफर ऐसे ही था जैसे किसी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना हो तो मुल्तान जाए और वहाँ से फैसलाबाद पहुँचे। अबूहर के बसों के अड्डे पर जैसे ही बस रुकी, मैंने दरवाजे पर नजरें दौड़ाई।
वहाँ 2 सफेद कपड़ों में मलबूस इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी हर उतरने वाले को इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि यही पाकिस्तान का जासूस है। हम अलग अलग उतरेंगे। मैंने दुल्ले के कान में सरगोशी की। वो मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बस में खासा रश था जिसकी वजह से हर किसी को उतरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने दुल्ले के उतरने का इंतजार किया। जब वो उतर गया तो मैं भी धक्कम पेल करता पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। नीचे उतरते वक्त मैंने जानबूझकर एक अधेड़ उम्र के सिख को कोहनी मारी थी। अंधा है क्या, उसने मेरे पीछे उतरते ही मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, क्षमा करना महाराज जी। मैंने भारतीय रस्म और रवाज के मुताबिक बड़ी आजिज़ी से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे इस अमल से कम अज कम मैं उन दोनों शिकारी कुत्तों की नजरों का सामना करने से महफूज हो गया था जो चारों तरफ जाल फैलाए शायद मेरे ही मुंतजिर थे। दुल्ले के लिए ये मामूल की बात थी। वो हालात से लापरवाह लारी से कुछ फासले पर बने एक खोखे से बेड़ियां खरीद रहा था। मैं भी उसके नजदीक पहुंचा। उसने मुझसे बात करना तो एक तरफ, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और अपने आप में मगन रहा। मैं भी उसके रवैये का मतलब बखूबी जान चुका था, इसलिए मैंने भी उससे पहले ही सिगरेट की एक डबिया खरीद कर वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी कुछ फासले से उसके ताक़ुब में रवाना हो गया। इस अमर पर हम दोनों ही नजर रखे हुए थे कि कोई हम दोनों में से किसी का ताक़ुब तो नहीं कर रहा। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद जब दुल्ले को इस बात का यकीन हो गया कि हम महफूज हैं तो वो एक जगह खड़ा हो गया। उस तरफ लोगों की आमदो रफ्त कम ही थी, फिर भी मैंने खतरा मोल लेना मुनासिब न समझा। सत श्री अकाल जी, मैंने उसके करीब पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने भी जवाब में उसी खूबी से वही अमल दोहराया कि मैं इसकी शानदार एक्टिंग पर हैरान रह गया और लोगों की बात तो छोड़िए, खुद मुझे भी उसका यकीन होने लगा कि हम काफी अरसा बाद पहली मर्तबा मिल रहे हैं। एक दूसरे की खैरियत दरियात करते हुए हम बिलाकर एक होटल के करीब पहुंच गए। भारत में अमूमन 2 किस्म के होटल पाए जाते हैं, एक तो उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन यानी सब्जियां खाने वाले हैं और दूसरे उनके जो मीट खाने वाले हैं। मुसलमानों की गोश्त खोरी चूंकि मशहूर है, इसलिए हम लोग ऐसे होटलों में जाने का रिस्क कम ही लिया करते हैं, ख्वाहे वहाँ हिलाल गोश्त ही क्यों ना फरोख्त हो रहा हो। मैंने सरसरी नजरों से जायजा लिया। होटल के बाहर लिखा था प्रेम विष्णु ढाबा। विष्णु वो लोग होते हैं जो अंडा गोश्त वगैरह नहीं खाते और ऐसे मामूली दर्जे के होटल अमूमन ढाबा कहलाते हैं। दुल्ले ने जानबूझकर उस जगह का इंतखाब किया था क्योंकि यहाँ अमूमन गरीब लोग ही खाना खाते हैं और ऐसे ढाबे ज्यादा मुश्तबा भी नहीं होते। प्रेम विष्णु ढाबे के एक कोने में रखी मेज पर बैठकर हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया और जैसे ही एक मैले कुचैले कपड़ों वाला होटल का मुलाजिम जंग आलूदा चीनी की प्लेटों में खाना वहाँ रख कर गया, हम दोनों ही खाने पर टूट पड़े। रात भर के पैदल सफर और थकावट ने बुरा हाल कर दिया था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कदम बकदम गिरफ्तारी और मौत का खतरा। मैं अपनी हद तक तो यही कहूँगा कि मैं अपने ज़हन और जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को बरोकार ला रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही हमें जरा महफूज होने का एहसास हुआ, शदीद थकावट महसूस होने लगी थी। मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका मिशन कामयाब करे। दुल्ले ने गुफ्तगू का आगाज किया। आमीन दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकला था। उसने एक मर्तबा फिर मुझे रास्तों की ऊंच नीच से आगाह किया, लारियों और ट्रेनों वगैरह में सफर के आदाब के मुतल्लिक आगाही दी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके के लोगों की आदात से आगाह किया। गो कि इन बातों का मुझे पहले से इल्म था, फिर भी मैं बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातें ज़हन नशीन कर रहा था। अच्छा दोस्त, फी अमान अल्लाह, उसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। दुल्ला वहीं रह गया। मैं बाहर निकल आया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। न उसे मेरी मंजिल का इल्म था, न मुझे उसके ठिकाने की खबर। अब मैं तन्हा और खुदा की जात, मेरा आज़म था और इसकी नजरे करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले ही मैं अपनी ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी और मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त और तवाना महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शा पर ही जाने को तरजीह दी। साइकिल रिक्शा से मैं अड्डे के बाहर ही उतर गया। मुझे लुधियाना जाना था। यहाँ से बराह रास्त लुधियाना को बसें जाती थी, लेकिन मैंने उनके जरिए जाने क्यों सफर करना मुनासिब न समझा। मैं मोगा जाने वाली बस पर सवार हो गया। अबू हर से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती थी। मैं 2 सवारियों वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहाँ बैठने वाली सवारी ज्यादा तवज्जो बाहर के मनाजर देखने पर सर्फ करेगी और मुझसे गुफ्तगू का मौका उसे कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरहले पर नहीं पहुंचा था कि भारतीय शहरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूं, क्योंकि लाख तरबियत याफ्ता या होशियार चालाक होने के बावजूद भी मैं एक अजनबी था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने एक भारतीय शहरी का भेष बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था कि खुदाया यहाँ कोई मेरे मतलब की सवारी ही बैठे।
मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल ही से अकल से कोरा नजर आ रहा था। वो खिड़की के करीब खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। उसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल पड़ी। कहाँ जाओगे भाई? मैंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज किया। मोगे, उसने मेरी बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। यार जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हाँ। उसने अभी तक मेरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं की थी, फिर न जाने कैसे उसे इस बात का एहसास हो गया कि औरत का खामद उसके साथ न सिर्फ मौजूद है बल्कि टिकटिकी बांधे उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहाँ जाएंगे आप? विगल सैनमा, मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नजदीक ही है। दरअसल मेरा चच्चा जाद वहाँ मशीन ऑपरेटर है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दास्त में उसकी कमजोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ की ग्लैमर से भरपूर फिजा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों की जज्बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सैनमा के हवाले से गुफ्तगू के जवाब में उसकी दिलचस्पी ने मुझे यकीन दिला दिया था कि तीर निशाने पर लगा है। मैं तो गंगानगर रहता हूँ, वो लुधियाने रहता है। मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। धन्यवाद, मैंने कहा। मोगा पहुंचने तक हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी असना में रास्ते में जहाँ कहीं भी बस ठहरती वो हस्बे तौफीक कुछ न कुछ छाबड़ी फरोशों से खरीदता और मुझे भी साथ शामिल कर लेता। शाम को हम मोगे पहुंच गए। अब उससे जान छुड़वाने का मसला दरपेश था। रास्ते में मैंने उसकी मदद से मोगा का सारा नक्शा हिफ्ज कर लिया था। अच्छा सरदार जी, मुझे एक जरूरी काम करना है। कल आप 12 बजे वाले शो पर मुझे रीगल सैनमा के दरवाजे पर अपना मुंतजिर पाएंगे। गोयल यारों का यार है, एक दफा तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें मोगे में सैनमा की टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतना कहकर मैंने उसे सोचने का मौका ही न दिया और सत श्री अकाल कहकर फुर्ती से लारी अड्डे की भीड़ में गायब हो गया। अब मेरा जिस्म शिद्दत से आराम का तकाजा कर रहा था। मुसलसल सफर ने थका डाला था और आंखों में जलन के साथ साथ सर दर्द ने भी बुरा हाल कर दिया था। इस सूरत में सफर जारी रखना ख्वाम बुखार की मुसीबत को दावत देना था। मैंने जैसे तैसे अड्डे से बाहर बनी रेलवे लाइन अबूर की। अब मैं मोगा के मेन बाजार में दाखिल हो रहा था। यहीं एक मामूली से होटल को मैंने अपनी शब बिस्तरी के लिए मुंतखब कर लिया था। शाम के करीबन 6-7 बजे करतार होटल में दाखिल हुआ। उस होटल का मालिक एक रिटायर्ड डीएसपी था और मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो पुलिस का खास अड्डा भी था। मोगा एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर है। इसके अलावा 1-2 होटल ही थे, लेकिन ये भी अजीब बात थी कि मैं सबसे पहले पहुंचा ही उस होटल में था। होटल के नीचे एक हाल कमरा था जिसके ऊपर 3-4 कमरे बने हुए थे, जिनकी छतें साथ के दूसरे मकानों से मिली हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे अंदरूनी शहर मकानात होते हैं। कहाँ से आए हैं महाराज? हाल कमरे के कोने में शोकेस के पीछे कुर्सी पर बैठे एक खशखशी दाढ़ी वाले सिख ने मुझसे पूछा, जिसका चेहरा शोकेस पर रखे मिठाई के थाल के पीछे छुपा हुआ था। शोकेस जिससे वो काउंटर का काम भी ले रहा था, उसके एक कोने में उर्दू अखबार हिंदू समाचार रखा हुआ था। मशरकी पंजाब में अधेड़ उम्र के ज्यादातर सिख उर्दू अखबार ही पढ़ते हैं, इसलिए इस वक्त मेरे ज़हन में कोई शक पैदा न हुआ और यही मेरी गलती थी, जिसका खुमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। जलंधर से आली मोहल्ला मकान नंबर 34 मैंने रटा रटाया एड्रेस रजिस्टर्ड करवा दिया। यहाँ अपने दस्तखत कर दें। उसने 2-4 सवालात पूछने के बाद बिलाकर रजिस्टर मेरे सामने रख दिया। मैं तो अनपढ़ हूँ सरदार जी, ठीक है अंगूठा लगा दो। भाई क्या करें, कारोबारी ऐसा है, कार्रवाई मुकम्मल न हो तो पुलिस तंग करती है। उसने स्टैम्प पेपर खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने अंगूठा लगाकर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की। ओए मटोले, जा सरदार जी को ऊपर। उसने एक अजीबो गरीब वज़ाकता के मुलाजिम को आवाज देते हुए हुक्म दिया। कमरा क्या था? कुछ न पूछिए, उसे तो कमरा कहना ही कमरे की तौहीन थी। और सारी बातें एक तरफ दरवाजा हार्डबोर्ड का था जिसमें कम अज कम 10 सुराख किए गए थे। ये होटल ज्यादातर गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होता था और दरवाजों में सुराख करके मुलाजिमीन को सहूलत मुहिम पहुंचाई गई थी। मैं होटल के वाहिद गुसलखाने में जा घुसा। नहा कर फारिग हुआ तो चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खाए, 2 एस्पिरिन की गोलियां जहर मार की और गहरी नींद सो गया। सुबह मेरी आंख फजर के वक्त करीबी गुरुद्वारे से आने वाली आवाजों से खुली थी। हवाजे जरूरिया से फरागत के बाद मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया। सच है, ऐसे गैर यकीनी हालात में खुदा की जात ही मेरा वाहिद सहारा थी। मेरे कमरे के साथ बाकी 3-4 कमरे एक कितार की सूरत में बने हुए थे और इनके सामने एक तरफ ऊपर छत पर जाने का रास्ता था, जबकि दूसरे कोने में एक कमरे में होटल के मुलाजिमीन जमीन पर लेटे हुए थे। नीचे हाल में जाकर मैं नाश्ते का आर्डर देकर ऊपर आ गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ अचानक ठिठक कर रह गया। मेरे बिस्तर पर ताज़ा अखबार उर्दू जुबान का हिंदी समाचार रखा हुआ था। इर्द गिर्द कोई मौजूद न था। मुझे तो ये समझ आ गई थी कि ये चाल है और जाल में मुझे फांसा जा रहा है।
लेकिन अपने पिछले रवैये पर गौर किया तो मुझे शक वाली कोई बात नजर न आई। मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गलती से अखबार यहाँ रख गया है। वहाँ किसी को मौजूद न पाकर और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने अखबार उठा लिया और सरसरी नजरों से उसका जायजा भी ले लिया। जिस वक्त होटल का मुलाजिम अचानक वहाँ पहुंचा तो मैं चारपाई पर अखबार पकड़े बैठा था। यार किसका अखबार यहाँ फेंक गए हो? मैंने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कहा। माफ करना महाराज जी, दरअसल ये साथ वाले कमरे में जो लाला जी है ना, ये उनका अखबार था। लड़का गलती से फेंक गया, मैं यही लेने आया था। अपनी दास्त में तो मैंने उसे खुद पर शक करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन उसकी गहरी और काफी अंदर तक झांकने वाली नजरों को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता था। छठी हिस्स ने जैसे खतरे की निशानदेही की, मैंने उसके रवाना होते ही अपने मुख्तसर से सामान का जायजा लिया। मेरी कुल कायनात एक प्लास्टिक का और कपड़े का थैला था। फिर तो जैसे मैं थरा कर रह गया। किसी ने वाकई मेरे दोनों थैलों की तलाशी ली थी, लेकिन इतनी चालाकी के साथ कि किसी के वहमो गुमान में भी ना आ सके। दूसरे ही लम्हे में आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मेरे पास मौजूद तमाम करेंसी तो पहले ही मेरी जेबों में मौजूद थी। मैंने बड़ी फुर्ती के साथ जूते बदले और तैयार होकर बैठ रहा। ये ठीक है कि मेरे सामान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे किसी को शक होता, लेकिन मुमकिनात पर नजर रखना हर जासूस का अवलीन फर्ज है। मुमकिन था कि उन्होंने वहाँ कोई मुश्तबा चीज देख ली हो या मुझे उर्दू अखबार पढ़ते किसी ने देख लिया हो। बहरा चाय लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने बड़े इत्मीनान से उसके हाथ से थाली थामी। यार जरा ये सिगरेट तो लाना, कहते हुए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 रुपए का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही वो नोट लेने आगे को झुका, एक ही वक्त में मेरे दाएं हाथ की जोरदार ज़रब उसकी कनपटी पर और घुटना उसके जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगा। मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त हाथ दिखा दिया था, क्योंकि वह किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह बगैर मुंह से आवाज निकाले मेरे बिस्तर पर आन गिरा। मैंने उसकी टांगे भी उठाकर ऊपर कर दी और वो बदबूदार कंबल जिसने सारी रात मेरा खून चूसा था उसको उड़ा दिया। दूसरे लम्हे में बड़ी फुर्ती से लेकिन बगैर आवाज पैदा किए होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था।